ये सच है कि आजकल मैं जरा मुश्किलों में हूँ। ये सच है आजकल मैं जरा मुश्किलों में हूँ। बस ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिशों में हूँ और दरिया चूर कर दिया अब थकान ने, खुद को खबर नहीं मैं किन रास्तों में हूँ। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पैनिसिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी जो बच्चों यूथ कॉम्पिटिशन का जीएस की जो बच्चों क्लास चल रही थी, उसी में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पीछे के 4 वीडियो हमने डाल दिए वो नहीं देखे, वो ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक बच्चों शुरू होने वाला है, उसका नाम है पारसी या यहूदी धर्म। पारसी और यहूदी, तो इसके बारे में हम लोग बच्चों डिटेल में देखेंगे, इसका क्या रोल है यहाँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 153 से स्टार्ट होने जा रहा है। भारत एक धर्म ज़ोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में बच्चों ये कहाँ पे पाया जाता है ज़ोरोस्ट्रियन, आपको ये बताना है। तो पारसी जो है भारत में बच्चों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या केरला। तो पारसी लोग जो बच्चों होते हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत के महाराष्ट्र में। अगर भारत की ही बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में बच्चों देख लेते हैं डिटेल। लिखा हुआ है कि पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक जो थे उनका नाम था जरथुस्त्र। क्या नाम था? जरथुस्त्र। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे जोरोस्ट्रियन भी कहते हैं, जो कि ईरान से प्रचलित हुआ था। ये बच्चों तीनों बातें पूछेंगे, शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो प्राचीन काल में बच्चों ये जो धर्म है ईरान से स्टार्ट हुआ था। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो यहाँ लिखा अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, हिंदू मंदिर। तो बच्चों यही डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों अवेस्ता जो है ना पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यहूदी धर्म है, उसका ग्रंथ है बच्चों क्या? तोरा। बौद्ध ग्रंथ है बच्चों त्रिपिटक। यहाँ उल्टा है बच्चों, हिंदुओं के जो मंदिर दिया गया यहाँ पे, ये बच्चों ग्रंथ नहीं है, वो तो पूजा स्थल है। और उन जगह पे सारे तीनों ऑप्शन में क्या दिए गए? ग्रंथ दिए गए। तो इसीलिए डी जो है तीनों से भिन्न है। अवेस्ता पारसी का यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, यहूदी का तोरा और त्रिपिटक बौद्ध का क्या है बच्चों? धर्म ग्रंथ है। जबकि हिंदुओं का पूजा स्थल है मंदिर, धर्म ग्रंथ नहीं। धर्म ग्रंथ तो हम लोग के रामायण, महाभारत, गीता, ये सब चीजें होती हैं। चलिए चलते हैं। जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ धर्म है, कौन सा है बच्चों? पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो जैन अवेस्ता जो है बच्चों पारसी लोगों का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। सिख लोगों की अगर बात करें तो इनको बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब है, इनका पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। इनकी जो किताब है बच्चों उसका नाम ही है गुरु ग्रंथ साहिब। बौद्ध की बात करें तो इनके बच्चों सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? त्रिपिटक। धम्म पिटक और विनय। जैन धर्म की अगर बच्चों हम लोग बात कर ले तो इनकी जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है बच्चों समय सार। और भी है इनकी बहुत सारी पुस्तकें, तो समय सार भी इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों जैन अवेस्ता जो है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर थे, उनका नाम था जरथुस्त्र, ईरान के थे ये। इनकी शिक्षाओं के संकलन को जैन अवेस्ता नाम के ग्रंथ में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या यहूदी धर्म। तो बच्चे जब वो यहूदी हैं तो यहूदी धर्म का ही पालन करेंगे, दूसरे धर्म का क्यों पालन करेंगे? नाम है उनका यहूदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। यहूदियों को एकेश्वरवादी धर्म यानी ईश्वर बच्चों एक ही मानते हैं ये, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है। अर्थात ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से भेजता है। यहूदी लोग अब्राहम, ईसाक, जेकब को अपना पितामह
मूसा को अपना मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इज, इजराइल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। ठीक है बच्चों, इस्राइल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। इजराइल में ज्यादातर बच्चों यहूदी रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित नहीं है? धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब और त्रिपिटक। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तोरा, बी पार्ट। धम्मपद ये बच्चों और त्रिपिटक ये सब बुद्ध धर्म से संबंधित है। इससे संबंधित है महात्मा बुद्ध के धर्म से। और बात करें अगर हम लोग ये गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये जो है सिख धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित है बेटा लोग? सिख धर्म से। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी या हिब्रू और यहूदियों का धर्म ग्रंथ है तनख। इब्रानी भाषा में लिखा गया, इसकी भाषा है बच्चों इब्रानी। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। तनख कोई बच्चों क्या कहते हैं? तालमुद या तोरा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो बच्चों है सिखों का पवित्र ग्रंथ है, जबकि धम्म सुत्त पिटक का ही एक भाग है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित ही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य, यानी कि नया टॉपिक बच्चों स्टार्ट होने जा रहा है, मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आने से पहले बेटा कहाँ पे थी? राजगिरह, या इसे बच्चों गिरिब्रज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गिरिब्रज, गिरिब्रज। तो राजगिरह या गिरिब्रज पाटलिपुत्र की पहले बच्चों क्या हुआ करती थी? राजधानी। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी पार्ट। और पाटलिपुत्र को ही बच्चों कहा जाता है पटना। नालंदा और ये जो बच्चों गया की बात करें, ये गया बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए नालंदा भी, नालंदा यूनिवर्सिटी है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थल है। नालंदा में विश्वविद्यालय था बच्चों, और ये यहाँ पे जो गया है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये पटना ही बच्चों पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र को ही बाद में शेषासुरी ने क्या कर दिया था बेटा? पटना कर दिया था। चलिए चलते हैं आगे। लिखा हुआ है बच्चों राजगिरह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी, यानी पहले राजगिरह हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरह से पाटलिपुत्र स्थाना, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है कि राजधानी जो है राजगिरह से पाटलिपुत्र कौन ले गया? तो ये बच्चों जो राजा है उनका नाम है उदयन। क्या नाम है बच्चों? उदयन। ये उदयन हैयक वंश के राजा है। राजगिरह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल है, यानी दोनों लोगों ने साधना लगभग राजगीर में की है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों का पूजनीय स्थल है। बच्चों पेपर में पूछा जाएगा कि दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, एक ही कॉमन पूजा स्थल कौन सा है? तो क्या बताओगे बच्चों? राजगीर या राजगिरह। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में बच्चों हुआ था। राजगिरह 5 पहाड़ियां, यहाँ पे बच्चों 5 पहाड़ियां, तो विपुलचूल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी से घिरा हुआ है। तो 5 पहाड़ियों से बच्चों कौन सा शहर घिरा हुआ, ये पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा राजगिरह। लौहरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है वाराणसी, कुम्भलहार, चंपारण या पटना? तो लौहरिया नंदनगढ़ बच्चों अशोक के स्तंभ में एक है, ये चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पे है? चंपारण जिले में स्थित है लौहरिया नंदनगढ़। लिखा है बच्चों लौहरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। मौर्यकालीन ये स्तंभ है बच्चों, इसे सम्राट अशोक के तौर पर धर्म लेख के तौर पर स्थापित किया गया था। तो इसे अशोक ने अपने धर्म के लेख के रूप में बनवाया था।
किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287/268 से 231 ईसा पूर्व के समय अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए? बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो राइट आंसर हो जाता है बेटा क्या, अशोक। सबसे ज्यादा स्तंभ लेख किसने बनवाए बेटा, अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेख तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक के 14 शिलालेख जो है विश्व प्रसिद्ध है, जो कि 8 स्थानों से मिले हुए। कितने स्थानों से मिले हुए? 8। अशोक ने अपने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रजा में प्रसारित करने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई। तो ये 8 जगह पे बच्चों गड़े हुए हैं। कितने हैं टोटल संख्या में? 8 है। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? पिता नहीं बच्चों, पितामह, पिता का पिता। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या पिता अशोक? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चों सबसे पहले हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा था बिंदुसार, तो बिंदुसार का बेटा हुआ बच्चों अशोक। तो बिंदुसार का पुत्र था बच्चों कौन? अशोक। अब बिंदुसार का पुत्र अशोक है, तो ये इसके बिंदुसार क्या हो गए बच्चों? अशोक पिता हो गए। अशोक के पिता का नाम हो गया बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसलिए इसके क्या बन गए बच्चों? पितामह बन गए। लिखा हुआ कि सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था, बिंदुसार का पुत्र था तथा चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। इसे देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग का युद्ध जो है लड़ा था और विजयी हुआ। इस युद्ध में भयानक रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसमें बच्चों उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जब उसने रक्तपात देखा, खून बह रहा चारों तरफ, तो उसने बच्चों सारा ये जो राजपाट का जो धार्मिक चीजें लड़ाई वाली थी वो उसने त्याग दी। वैरी घोष की नीति त्याग करके धम्म की नीति अपना ली। उसने कहा अब युद्ध नहीं करेंगे। इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सम्राट अशोक। और अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध कब लड़ा? अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग की बस उसमें राजधानी हुआ करती थी तोसली। कलिंग कहाँ पड़ता है बच्चों? तो कलिंग जो पड़ता है वो पड़ता है उड़ीसा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हम लोग देखते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? सन्नति, शिशुपालगढ़, कालसी या गिरनार? तो बच्चों गुजरात के गिरनार, यहाँ पे जूनागढ़ नामक जगह है, वहां पे अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं। बाकी के बच्चों अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये कालसी तो पड़ता है बच्चों कहाँ पे? उत्तराखंड। काशी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी पार्ट। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ के निकट पहाड़ियां हैं। गिरनार की पहाड़ियों के पश्चिम और पूर्व की दिशा में भादस, रोहजा, सतलुजी, घोलो नदियां बहती हैं। इन नदियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है, यानी कि 14वां जो शिलालेख है वो यहीं पे अंकित है। सम्राट अशोक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। या तो प्राकृतिक में है
या ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। 14वां शिलालेख कहां से मिलता है बेटा? गुजरात से। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, अशोक या बिंदुसार? तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा अशोक। ये बात है लगभग क्या 261 की बात है, 261 BC। वहां के राजा थे नंदराज। वहां हाथी बच्चों बहुत हुआ करते थे। इन्हीं हाथियों को जीतने के चक्कर में अशोक ने हमला कर दिया और लाखों लोग उसे मार दिए रातों रात, और लाखों घायल कर दिए। उसी को देख करके इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बात है 261 की। मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। कलिंग युद्ध में मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ाई हुई, जो वर्तमान के उड़ीसा आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके कारण अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन, कलिंग के राजा कौन थे बच्चों? अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देख करके अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। यानी इसी से आहत होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और यहाँ के राजा का नाम बच्चों याद रखना, अनंत पद्मनाभन थे। बहुत बारी बच्चों नहीं मिलता है, बहुत सी किताबों में इसका नाम नहीं है राजा का, लेकिन यहाँ दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो कि कलिंग के राजा उस समय कौन थे? अनंत पद्मनाभन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश 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 भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख प्रारंभिक और यूनानी भाषा में थे। आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। अब बच्चों यहाँ लिखा तमिल, प्राकृतिक, संस्कृत और पाली। तो बच्चों अधिकांश जो थे उसके अभिलेख वो थे किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा। बाकी के यूनानी भाषा में उत्तर पश्चिम में जो पाए जाते हैं वो बात बिल्कुल सही। वैसे अशोक के जो अभिलेख है बच्चों ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी लिपि में देखने को मिले हैं, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मी भाषा में लिखे गए। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। भारत के बाहर पाए जाने वाले कुछ अभिलेखों को खरोष्टी में या आरमाइक तथा यूनानी में भी पाया गया है। तो खरोष्टी वाली बच्चों खास करके पाकिस्तान वाले में है, एशिया माइनर में आरमाइक है, और बाकी के यूरोप साइड जो है यूनानी भाषा में मिलते हैं। अपने इंडिया में प्रकृति या ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 165। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? सुवर्णगिरी, उज्जैनी, तक्षशिला या तोसली? तो कर्नाटक में सोने की खान, उसका नाम ही है बच्चों स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी में सोने की खान के रूप में केंद्र मानते हैं, यहाँ सोना बहुत ज्यादा है। मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी कर्नाटक को सोने की खान का केंद्र माना जाता था, यानी यहाँ से सोना बहुत निकलता था। यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। ये किसकी राजधानी थी? दक्षिणी प्रांत की। 166 नंबर। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। किसके? चीनी, फारसी, अरबी, यूनानी? तो सेल्यूकस निकेटर नामक कहाँ का शासक था बेटा? ये यूनानी शासक। सेल्यूकस निकेटर जो था यूनानी शासक था। इसने मेगास्थनीज को भेजा था। सेल्यूकस निकेटर बच्चों सिकंदर का सेनापति था, तो जल सेनापति होता, नेवी, कोई मिनिस्टर था। इसी का जो दरबारी था उसका नाम था मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसकी बहन थी हिल्ला, उसका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। साथ में मेगास्थनीज को उसकी देख रेख में भेजा गया था। फिर इसी मेगास्थनीज ने बाद में बच्चों पुस्तक लिखी, बहुत पूछी जाती है, इंडिका। इसने पुस्तक बेटा कौन सी लिखी? इंडिका। ये पुस्तक बहुत ही बारी पूछी जाती है। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है
सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मौत के पश्चात वह सीरिया यानी यूनान का शासक बने। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को उसने पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से 305 में भारत पर आक्रमण कर दिया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। इसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से 4 प्रांत अराकोसिया, जैसे कहते हैं कंधार, काबुल, हेरात और मकरान मिले। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए थे। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ये सारी बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ में सिंह चतुर्मुख बना हुआ लोहे से, बलुआ पत्थर से, अभ्रक से या संगमरमर से? तो बच्चों जो सिंह चतुर्मुख है सारनाथ में जो बना हुआ अशोक स्तंभ, ये बच्चों बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर से बना हुआ। डिटेल की बात कर लेते हैं। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हुई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थरों से बच्चों बनाया गया। चुनार कहाँ पड़ता है? ये चुनार अपने बच्चों पड़ता है सोनभद्र साइड, यूपी में। यह लगभग 45 फीट लंबे पत्थर खंड पर बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। ऊपर की ओर कैसा हो रहा है? धीरे 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 पतला होता चला जाता है। इसमें जो है धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक बनाया गया है। इसी पे वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, 168 नंबर, जो कि हमारा आदर्श वाक्य। 326 में लिखा हुआ 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्न किस नदी को पार किया? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी। तो सबसे पहले बच्चों सिंधु नदी पड़ती है तो सिंधु ही पार करेगा। सिंधु नदी सबसे पहले पड़ती है, बाकी सिंधु की सहायक नदियां। तो हमने पहले भी ट्रिक बताई थी बच्चों आपको, JCR बस। सिंधु की 5 सहायक नदियां होती हैं। झेलम होती है बच्चों, फिर चिनाब होती है, फिर रावी होती है, फिर ब्यास होती है, लास्ट में सतलुज होती है। तो JCR बस नामक ट्रिक याद कर लो। ये सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, JCR बस। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 5 नदियां जो है। लेकिन सबसे पहले पड़ेगी सिंधु, तो सिंधु को पार करना। लिखा हुआ है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो सिंधु नदी को पार करने के बाद तक्षशिला की ओर बढ़ा था। उसके बाद उन्होंने झेलम, चिनाब आदि नदियों को पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध किया। पार करने के बाद इस लड़ाई को हाइडेस्पीच या झेलम या बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। युद्ध में पोरस राजा की क्या हो गई थी बच्चों? हार हो गई थी। अपने जो राजा थे यहाँ के पोरस थे, वो हार गए थे बेचारे पंजाब के। लेकिन आगे बढ़ने के बाद सिकंदर की जो सेना थी उसने जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, और वहीं पे सिकंदर बीमार पड़ गया था, बताते हैं। उसके बाद सिकंदर जो है जाते समय रास्ते में बेबीलोन में उसकी मौत हुई। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है धामक स्तूप, बेबीकोंडा स्तूप, महाबोधि स्तूप या सांची का स्तूप। तो एमपी में बच्चों पड़ता है सांची का स्तूप। एमपी में बच्चों सांची का स्तूप है। ये सांची का जो स्तूप है बच्चों, ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों उसके बारे में डिटेल में। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है। छोटा सा गांव है। रायसेन जिले के अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। तो बच्चों इसी रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं भी हैं, ये भी बहुत फेमस है। और इसी रायसेन में सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप बच्चों 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। तो सांची के स्तूप, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों कौन सा स्तूप ऐसा जिसका संबंध बुद्ध की किसी घटना से नहीं है? तो बच्चों वो सांची है। इसमें यहाँ पे बुद्ध की कोई घटना जुड़ी हुई
नहीं हुए। बस ये बाद में अशोक ने बनवाया था, लेकिन इसका बुद्ध के जीवन काल से कोई संबंध बच्चों नहीं है। सांची जो पड़ता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जबरदस्त है बेटा, इनसे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाता है। आप ये पूरा करेंगे तो पता चलेगा यार, सारे क्वेश्चन तो इधर ही से आते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था। नंद वंश, शुंग वंश, कंड वंश, तो मौर्य वंश। धार्मिक स्तूप जितने बच्चों अशोक ने बता रहे हैं कि 84,000 स्तूप बनवाए थे, तो उसी में से एक ये भी है। ये अपने पड़ता है कहाँ पे, ये सारनाथ में पड़ता है धार्मिक स्तूप। लिखा है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के काल के दौरान किया गया था। ये स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश बच्चों यहीं पे दिया था। धार्मिक स्तूप की नींव जो है अशोक ने 249 ईसा पूर्व में रखी थी। इसका विस्तार कुणाल के काल में हुआ। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। बच्चों शुरुआत इसकी कर गए थे अशोक, कुणाल ने इसे कंप्लीट करवाया, और लास्ट में इसका पूरा जो रूप फाइनली तैयार हुआ वो गुप्त काल तक चलता रहा। इस सारनाथ में पड़ता है धार्मिक स्तूप, जहां पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिया हुआ था। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क या महाबलीपुरम? तो धार्मिक स्तूप बच्चों अभी आपको हमने बताया यूपी के सारनाथ में स्थित है। कहां पर है? यूपी के सारनाथ में। तो धार्मिक स्तूप बच्चों सारनाथ में है। सारनाथ में क्या हुआ था बच्चों? बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बेटा यहीं किया था। पहले उपदेश की बात करें तो बुद्ध का यहीं पे हुआ था उपदेश। प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था अपने उन्हीं 5 चेलों को, जिनके साथ पहले पहले तो वो उनके साथी थे, सहपाठी थे, बाद में शिष्य बन गए। उन्हीं के साथ पहले तपस्या की थी 6 साल, लेकिन तब ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या कनिष्क? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है ये करवाई गई थी बच्चों अशोक के द्वारा। कहाँ पे हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति बच्चों? तो ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी बेटा? पाटलिपुत्र। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोगली पुत्र तिस्य। मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थापित करना। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया। तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था। तो पहली संगीति में 2 पिटक बने थे, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, और तीसरी संगीति में एक और पिटक जोड़ा गया, उसका नाम था अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 174। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बच्चों हम लोग को छांटना। उन्हें सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसिडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके। बैरम खान उनका सबसे छोटा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये बच्चों बात हो रही है किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख उनकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो बच्चों ये बैरम खान था, ये तो जो अकबर का सेनापति था, अकबर का संरक्षक था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यही इसमें सबसे गलत जाता है बैरम खान वाला। बैरम खान का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से तो बेटा बिल्कुल भी। तो लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी। सबसे पहले भारत को अखिल भारतीय बनाने वाले कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य जी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक है बच्चों इंडिका, जो कि इनके दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था, यानी कि जैन धर्म को मानते थे, तथा उसने जैन क्रिया संलेखना से ही कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। बैरम खान तो अकबर का संरक्षी था। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अशोक तर्कसिद्ध के रूप में प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, के पोते थे। तो यहाँ पे लिखा है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रभावती गुप्त या चंद्रगुप्त की। तो किसका पोता था बच्चों अशोक? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। इसने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग के युद्ध की बच्चों जो चर्चा मिलती है वो मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख में। और ये युद्ध अशोक ने अपने राज्यभिषेक के 8वें वर्ष किया था, 261 में। 269 में बना था वो राजा, 261 में लड़ा, यानी 8 साल बाद। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क या राजपथ? उस समय बेटा इसे उत्तरापथ के नाम से जानते थे, जो आजकल जीटी रोड है। इसका वैसे बच्चों आधुनिक स्वरूप जो है वो दिया था सबसे पहले शेरशाह सूरी ने, लेकिन उससे पहले भी इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। तो लिखा हुआ यहाँ पे सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे किनारे होते हुए मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। मुगल काल में क्या हुआ बच्चों इसके बारे में? मौर्य काल के बाद इस मार्ग पर तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग के ज्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित करा दिए गए। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा और अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद सड़क का नाम सड़क ए आजम उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। उसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिमी खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव तक बढ़ाया था। अंग्रेजों काल में क्या हुआ? 17वीं सदी में इस मार्ग को ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्मित कराया और इसका नाम बदल के रख दिया ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। तो ये बच्चों काम किसके द्वारा कराया गया था? ऑकलैंड के द्वारा। अगर अंग्रेज का नाम पूछे तो बेटा बताना ऑकलैंड। तो ये काम कराने वाले थे ऑकलैंड। चलिए, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त, शांत प्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए। तो बच्चों बौद्ध धर्म के अनुयायी। निग्रोध उनका एक भतीजा था, उससे उन्होंने बच्चों बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उन्होंने अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस युद्ध के बाद जब उन्होंने खून खराबा देखा, रात को जब वो टहलने निकले तो उनके सारे हाथ पैरों में खून से सन गए। बच्चे रोते चीखते बिलखते हुए मिले, महिलाएं, बच्चे, पुरुष पड़े थे वहां पे युद्ध में सिर कटे हुए। तो उसको देख करके अशोक का हृदय एकदम विदीर्ण हो गया, हृदय जो है परिवर्तित हो गया। अशोक कांप उठा और उसने वहीं पे प्रतिज्ञा कर ली कि इसके बाद अब हम जो है कभी भी ऐसा भयानक युद्ध नहीं करेंगे। और कुछ दिन बाद उसका एक भतीजा था जो कि बौद्ध धर्म को मानता था, उससे उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। यहाँ पे लिखा है कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बाद में पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले अशोक ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, कल्लड़? तो बच्चों विष्णुगुप्त हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, चाणक्य थे, चाणक्य।
चाणक्य को ही बच्चों विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, चाणक्य को ही बेटा कौटिल्य कहा जाता है। तो कौटिल्य कहो, चाणक्य कहो, विष्णुगुप्त कहो, वो सब एक ही बात है। लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। इसीलिए कहते हैं अखिल भारत पहली बार किसने बनाया? अखिल भारत जो है सबसे पहली बार बनाया चंद्रगुप्त मौर्य। तो अखिल भारत बनाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो ये बच्चों आप लोग भी जानते हैं, पाटलिपुत्र जो राजधानी आई थी कहां से आई थी? राजगीर से। राजगीर से होते हुए उदयन जो हयक वंश का राजा है उसने इस राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। इस पाटलिपुत्र का नाम बच्चों बाद में पटना शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता था। लिखा हुआ है उदयन जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का राजा बना। जो जिस वंश के हैं बच्चों ये हयक वंश के उस पितृहत्या वंश कहते हैं। इस अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, उनका नाम था बच्चों बिंबिसार। तो ये दूसरे को ये जो लोग हैं मार के अपने खास करके अपने पिता को मार के राजा बनने वाले ही शासक है। इन सब ने अपने पिता को बच्चों मारा और फिर उसके बाद में राजा बन गए। इसके पिता का नाम बच्चों क्या था? बिंबिसार। तो बिंबिसार को ये मार के बच्चों राजा बना था। इसके बाद बात करते हैं इसने क्या करा। उदयन ने जो है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना करी और राजगीर से अपनी राजधानी से यहाँ पे ले आया। यह जैन धर्म को मानने वाला था। कौन? उदयन। उदयन ने बच्चों गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया और अपनी राजधानी राजगीर से कहा ले आया? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? हर्षचरित, मालविका अग्निमित्रम, याज्ञवल्क्य स्मृति या इंडिका? तो बच्चों जो पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई उसका नाम है इंडिका। मौर्य काल की एथेंटिक जानकारी इसी इंडिका पुस्तक में मिलती है। तो मौर्य काल की जो जानकारी है इसी से मिलती है। बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे बच्चों लिखा भी हुआ है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। अपनी पुस्तक इंडिका में उसने मौर्य युगीन संस्कृति के विषय में लिखा। हर्षचरित बच्चों बाण भट्ट की पुस्तक है और मालविका अग्निमित्रम जो है बच्चों कालिदास की पुस्तक है। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? खरोष्टी, हड़प्पाई, देवनागरी या ब्राह्मी? तो प्राचीन अभिलेख बच्चों ज्यादातर अशोक ने लिखवाए हैं ब्राह्मी लिपि। कुछ खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान साइड वो अलग है, वैसे ज्यादातर अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हुए। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक एक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। शहबाजगढ़ी एवं मनसेरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला एवं लघु अंडमान अफगानिस्तान वाले अभिलेख जो है आरमाइक या ग्रीक लिपि में। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख या लघु स्तंभ लेख सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ज्यादातर जो है ब्राह्मी लिपि में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? कौटिल्य, पिलनी, मेगास्थनीज या स्ट्रोबो? तो स्ट्रेबो इसमें जो पूछ रहा है कि किसने मौर्य शासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया है, तो ये बच्चों किया था कौटिल्य ने। किसने किया था? कौटिल्य ने, जो कि किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। लिखा है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य? मौर्य सम्राट में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पहले ये छात्र थे, बाद में बच्चों आचार्य बन गए थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति की पुस्तक है।
इसी पुस्तक में कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है। इंडिका जो पुस्तक है बच्चों, ये मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। इसका संबंध भी मौर्य काल से है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र और पुत्री शामिल थे। तो बच्चों, सबसे ज्यादा जो एशिया में बुद्ध धर्म आज माना जाता है, वो इसीलिए माना जाता है, वो अशोक की देन है। अशोक ने अपने सारे दूत जो हैं विदेशों में भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसी कड़ी में उन्होंने अपने बेटा और बेटी, बेटे का नाम था बच्चों महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका में बोधि वृक्ष की टहनियां लेकर के भेजा था। कहाँ भेजा था? लंका में। लंका में कौन गया था? तो श्रीलंका में गए थे इनके पुत्र पुत्री महेंद्र और उनकी पुत्री संघ। श्रीलंका में जो है बच्चों ये लोग गए हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट। लिखा है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थान तक भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन पर उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देव नाम प्रिय है। उनका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व का रहा। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्र और महेंद्र वर्मन के पिता थे? बिंबिसार, कृष्णदेव राय, कनिष्क या अशोक? तो अशोक है बच्चों। इन्होंने तो अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और संघमित्रा यानी महेंद्र पर संघमित्रा को श्रीलंका में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा हुआ था। चलिए चलते हैं। ने धर्म विजया, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। बिंदुसार, महेंद्र, बिंबिसार, अशोक। तो अशोक ने बच्चों ये किया था कि धर्म से विजय को प्राप्त करिएगा। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को विकसित कर बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को किया था। तो इन्होंने जो है बच्चों विजय अपनी प्राप्त की धर्म के माध्यम से, वो भी खास करके बौद्ध धर्म के प्रचार के माध्यम से। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा पर विजय हुई थी कलिंग में। ये भयानक युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। यह अशोक के जीवन का बच्चों आखिरी युद्ध था। इसके बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। राज्याभिषेक के 8वें साल युद्ध लड़ा गया। इसमें भयानक नरसंहार हुआ, जिसको देख करके अशोक का क्या परिवर्तित हो गया बेटा? हृदय परिवर्तित हो, और उसने वहीं से हिंसा त्यागने की ठान ली। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, इसी का प्रचार प्रसार किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए, धर्म की स्थापना करी बच्चों से। और आधुनिक युग में कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है। आधुनिक युग में बेटा कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। बक्सर, कलिंग, पानीपत या मगध? तो राइट आंसर हो कलिंगा का युद्ध 261 बीसी में। और युद्ध के बाद अशोक का क्या परिवर्तित हुआ बेटा? हृदय परिवर्तित। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? तो बच्चों 261, 262, 260, 264। तो राइट आंसर हो जाएगा 261 बीसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 261 बीसी। तो लिखा हुआ भी है बच्चों, इसका भारतीय इतिहास में कलिंग का युद्ध जो है इसका प्रमुख स्थान है। ये सम्राट अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए, अशोक की जीत हुई। कलिंग युद्ध का वर्णन बच्चों अशोक के हृदय परिवर्तन की बात जो है 13वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक द्वारा जो लिखा गया 13वां शिलालेख है, उसी में इस बात का बच्चों जिक्र किया गया है।
अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथे, पहले, 10वें? 13वें में बच्चों उल्लेख है इस बात का। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध की बच्चों चर्चा हुई है और इसमें लिखा है कि अशोक ने विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन नरसंहार से विचलित होकर बच्चों उसने क्या करा, युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को बच्चों अपना लिया। एक एक क्वेश्चन बच्चों इतनी बार आएगा ना कि जुबान पर रट जाएगा। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य समाज के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। धनानंद, अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार? तो बच्चों वो बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पे बैठा, बिंदुसार के बाद अशोक बैठेगा। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका बेटा तो बिंदुसार था बेटा, लेकिन इधर अगर हम बात करें बिंबिसार ये हैयक वंश का था और घनानंद बच्चों नंद वंश के थे, तो वो कहानी बिल्कुल अलग है। लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य वंश के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार जो था बच्चों वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। उनका पिता जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म को मानता है और उसका बेटा जो होगा वो बौद्ध धर्म को मानेगा। ये वायु पुराण में से भद्रसार या बरिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया। किसने बताया? तारानाथ ने। सम्राट अशोक का पुत्र था जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार या बिंबिसार? तो जो बच्चों अशोक था किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र। अशोक का पुत्र नहीं बच्चों, अशोक किसका पुत्र था? डैश लगा हुआ है, तो अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। और गद्दी पर बैठने से पहले जो अशोक है बच्चों वो अवंती का राज्यपाल था। उस समय जो अशोक है वो अवंती का राज्यपाल बना दिया गया था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, सुसीम के या दशरथ के? तो बिंदुसार के। ये सुसीम जो है ना बच्चों ये इनका बड़ा भाई था। किसका? अशोक का। तो लिखा है सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था, अशोक का सौतेला भाई था, यानी कि इसका सगा बड़ा भाई था, एक तरीके से ऐसे मान सकते। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो कितने शिलालेख बच्चों बताइए? आपको 14 शिलालेख स्थापित किए। कितने की? 14। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से। 8 स्थानों से बच्चों 14 शिलालेखों का उल्लेख मिलता है। 14 शिलालेख बनवाए कितने स्थानों से बेटा? 8। अशोक महान डैश डैश से संबंधित था? गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश या शुंग वंश? सब जानते हैं अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश, चोल वंश? तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी डैश। मौर्य साम्राज्य की राजधानी मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा, तक्षशिला? तो मगध की बच्चों जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र। पहले राजगृह में थी, बाद में आ गई थी पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर दिया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बच्चों पाटलिपुत्र थी। इससे पहले मगध की राजधानी अगर पूछे तो वहां पे थी राजगृह। मौर्य के समय में तो पाटलिपुत्र में ही रही थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त, मौर्य, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं की जानकारी देगा बच्चों, सीधी सी बात। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य
जो 323 से 298 ईसा पूर्व के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत में एक ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशासनिक उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति बताया। चाणक्य का एक अन्य नाम था देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, ब्रजेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कौटिल्य। तो ये कौटिल्य भी थे बच्चों। क्या थे ये? कौटिल्य। 199। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान, स्पेन, मिस्र, इटली। तो ये बच्चों यूनानी था मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने इसे राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल के 12वें वर्ष एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करी, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था? अमात्य, समाहर्ता, रज्जुक या चालुक्य। तो इन्हें बच्चों राजुक कहते थे। क्या कहते थे? रज्जुक कहते थे। अमात्य मतलब तो बच्चों मंत्री होता है। तो जो सम्राट अशोक ने अपने 12वें वर्ष में राजकाल के विशेष अधिकारी नियुक्त करे, जो भूमि का सर्वेक्षण करते थे, भू अभिलेखों का रखरखाव करते थे तथा न्याय का पालन करते थे। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रज्जुक कहा जाता है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रपीड़ या चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुद्रा राक्षस में जो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मिलती है। मुद्रा राक्षस बच्चों लिखी किसने? ये लिखी है पुस्तक विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त। ये विशाख दत्त की बेटा पुस्तक है। लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन भी कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बच्चों माता पिता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इनकी माता का नाम मोरा मिता है। उन्होंने इसे कहीं से बता के खरीदा था। इनके जन्म के बारे में बच्चों बहुत ज्यादा विवाद है, इसलिए इन्हें जो है कुलहीन कहा गया है। आगे लिखा हुआ है बच्चों, स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों मौर्योत्तर काल के साथ। ये क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं फिर मौर्योत्तर काल से। तो लिखा है बच्चों, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग वंश, गुप्त वंश, शिशुनाग वंश या चोल वंश। तो शुंग वंश ने बच्चों समाप्त किया था। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या सेनापति शुंग पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी 185 ईसा पूर्व। और मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई। इस वंश का शासनकाल भारत में 187 ईसा पूर्व से लेकर के 75 ईसा पूर्व तक लगभग 112 साल तक रहा। पुष्पमित्र शुंग इस वंश का बेटा क्या था? संस्थापक था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ या शतधन्वन। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ इस वंश का बच्चों अंतिम राजा था। अब ये बच्चा पूरा मौर्य काल था, कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट होने जा रहा है मौर्योत्तर काल। तो इसे बच्चों देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए से इतना ही रखते हैं। आज के लिए